हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, यहीं पे बिल्कुल आप लोग इसको हिट करिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि मेरी वीडियो का आप लोगों को पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, तो आपको वीडियो का अपडेशन तुरंत मिल जाएगा। सो मैंने कल जो वीडियो अपलोड करी थी ना, उस वीडियो में आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला। और जब कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी इस बात का आइडिया लग जाता है कि मेरे जो रिएक्शंस हैं या जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसीलिए आप लोग कमेंट बिल्कुल किया कीजिए। मैटर मेरे लिए नहीं करता कि आप किसके फेवर में या किसके सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, मैटर मुझे ये करता है कि आप लोग कमेंट्स करा करें ताकि मुझे दोनों ही साइड का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिले। सो कल मुझे देखिए एक चीज़ पता चली, स्ट्राइक का मैटर, जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि जीमेल आईडी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो ऑफिशियल जीमेल आईडीज़ हैं उन जीमेल आईडीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद देखिए, आज जब सुबह मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मॉर्निंग में मैं देखती हूँ कि एक शॉर्ट अपलोड हुआ है। हालांकि वो शॉर्ट वीडियो पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे चला देती हूँ, एक ऑडियो मैं यहाँ पे सुनाती हूँ, उसके बाद हम आगे का रिएक्शन वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये ऑडियो हम लोग सुनते हैं। तुमसे चलो खुलवाए हम अब यही तब तक तू आते रही तो करत रहा तारा का सॉल्यूशन बता रहे हो दिनों में वो ऑफर खत्म हो गई। ऑफर एक दिन तारा के दे लगी हम कि ऐसा करो तुम तानु सुखी रहो, लेकिन दिनों ना सुन तानु भी तानु को ऑफर दे तानु साला ये तानु का मीटिंग सुन तानु साला तानु को ऑफर दिया तानु। अरे तीन लोग का तो बिजनेस है, नहीं था क्यों इसके पीछे दी बनी चला किसी और कर देंगे, चाहे कुछ भी वो अपना कुछ भी करे, जिंदगी बर्बाद काम करेगा ना तो फिर काम नहीं करेगा। जो बोल रहे हो कि लोगों को दूसरे बोल रहे हो कि लोगों को नहीं तैयार नहीं है, पैसा तैयार है, बोल रहे थे ना उसको। आज तक आई चैनल पहले बालो चैनल का बाप लेकर उतर रहा हूं का चैनल सब पहले बालो, जैसे चैनल में हम घुस गए बानी 15 साल से धंधा कर लांस करके बिना भर रहा है और भीड़ भरता है। सो आई होप कि आप लोगों ने ये ऑडियो सुन लिया होगा। वैसे मुझे लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं और वो मुझे बहुत हेल्प कर देते हैं। जब भी कोई भोजपुरी लैंग्वेज होती है जो मुझे समझ में नहीं आती है, कोई हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहा होता है या कोई पंजाबी बोल रहा होता है, तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप लोगों का भी दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे ट्रांसलेट करके बताते हो। लेकिन इस शॉर्ट को समझने के लिए मुझे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस शॉर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम बसंती ने इस चीज़ को कंसिडर किया। क्योंकि ये शिकायत बसंती के सब्सक्राइबर भी उनसे अधिकतर कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं कि बसंती हिंदी में वीडियो बनाया करो, क्योंकि आपको देखने वाली जो ऑडियंस है वो बिहार के अलावा बाहर की भी है और उनको भी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बार उन्होंने जो शॉर्ट के रूप में अपना ऑडियो डाला है उसमें उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी लिखा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये शॉर्ट समझने में आसानी हो गई। तो सबसे पहले ऑडियो तो मैंने आपको सुना ही दी है। अब मेरी वो ऑडियो, अब ये ट्रांसलेशन उन ऑडियंस के लिए है जिन्हें शायद भोजपुरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो आप लोगों के लिए वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है, बट स्टिल मैं आपको अपने मुंह से भी पढ़ के सुना देती हूँ। तो इस ऑडियो में ये बोला जा रहा है कि ये तो आता रहेगा, मतलब कि स्ट्राइक आता रहेगा जब तक हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते, और हमारा यही काम है कि तुम लोगों को बार बार ऑफ़र देते रहें और मीटिंग सुनते रहें कि चैनल डिलीट मत करो। मतलब यहाँ पे इस वीडियो में ये जो ऑडियो आई है इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं करोगे तो ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी। मतलब कि जो 5 से 6 स्ट्राइक बसंती के चैनल पे दी गई, ये तो पूरी ब्लैकमेलिंग हो गई कि आप सामने वाले को इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो कि अगर आपने हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो हम आपका चैनल चलने ही नहीं देंगे और हम आपके चैनल पे स्ट्राइक मारते रहेंगे। मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। शायद अभी इन्हें स्ट्राइक के जो चीज़ें हैं वो पता नहीं है कि इतने खुल्लम खुल्ला आप किसी को स्ट्राइक की जो धमकी दे रहे हो। तो उसके बाद नीचे लिखा है इन्होंने कि जिसके बाद बोल रही है कि ये उनका बिज़नेस नहीं, ये मेरा है,
ये छोड़ो, अगर काम करना है तो हमारे चैनल पर काम करो, नहीं तो स्ट्राइक आता रहेगा। अच्छा, तो यूट्यूब को इन्होंने बिज़नेस बना लिया है। मैं पहली बार ये देख रही हूँ कि यूट्यूब पे लोग जो चैनल पे काम करते हैं उसको बिज़नेस बोलते हैं। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस में आपको अपना पहले खर्चा लगाना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ से एक पैसा कमाते हो। लेकिन यूट्यूब पे आप जो है वो लोगों के काम करवा के पैसा कमा रहे हो। यूट्यूब बिज़नेस नहीं है। ऐसा तो फिर मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ये बिज़नेस खोल लेना चाहिए, हर एक बड़े क्रिएटर को ये बिज़नेस खोल लेना चाहिए जिसके 10-10, 15-15 मिलियन है, उनको ये बिज़नेस खोल देना चाहिए कि उसे सबका एक एक चैनल खुलवाना चाहिए और चैनल का एडसेंस अपने पास रखना चाहिए और उनको सैलरी पे रखना चाहिए कि आओ हमारी वीडियो पे काम करो और हम तुम्हें सैलरी पे रखेंगे। मैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रही हूँ कि यूट्यूब पे भी बिज़नेस चल रहा है। शायद ये बात यूट्यूब वालों को भी पता नहीं होगी कि इस प्लेटफॉर्म पे लोग उन्हीं की दी हुई नीश का जो यूज़ कर रहे हैं वो एज अ बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं। पहली बार यूट्यूब को भी शायद इस बारे में पता नहीं होगा कि किस तरीके से जो है वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है बिज़नेस बोल के, और ये भी डिक्लेयर करा जा रहा है कि ये मेरा बिज़नेस है। जी नहीं, ना ये आपका बिज़नेस है, ना ही मेरा बिज़नेस है, ना ही ये किसी भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर इंसान का बिज़नेस है। यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है और सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने की आज़ादी हर एक इंडिविजुअल को है। इस पे किसी का कोई भी कॉपीराइट नहीं है। आप इस पे हक नहीं जमा सकते कि ये मेरा बिज़नेस है तो इसको मैं ही करूँगी और अगर दूसरा किसी ने करा तो मैं उसको स्ट्राइक मारूंगी या मैं उसका चैनल डिलीट करा दूँगी। भाई साहब, मुझे पता नहीं कि ये कौन से समय पे ये ब्लैकमेलिंग चल रही थी। हालांकि ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना सिस्टम हो रहा है। जो लोग पहले से इन वीडियो को देखते होंगे उस समय के लोगों को ये बात पता होगी। हम तो अब देखना शुरू कर रहे हैं और अब हमें पता चल रहा है कि यूट्यूब पे खुले में गुंडागर्दी चल रही है। एक तरीके से ब्लैकमेलिंग चल रही है कि चैनल के नाम पे सारा पैसा खुद रखो और सामने वाले को 2-3 हज़ार सैलरी में काम दे दो और बाकी लाखों उनकी फेस वैल्यू से उनकी वीडियो बना के खुद कमा लो और फिर ये बोलो कि ये मेरा बिज़नेस है। इस बिज़नेस को मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्या सपने में कभी किसी को यूट्यूब पे वीडियो बनाने का नॉलेज आती है? हम भी तो किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, हम भी तो किसी को देख के सीखते हैं। क्या ये यूट्यूब की एक पहली क्रिएटर थी जिसने यूट्यूब को निजात किया था, यानी कि यूट्यूब का उद्घाटन किया था? क्या ये यूट्यूब का फर्स्ट क्रिएटर है? इन्होंने भी तो किसी को देख के यूट्यूब पर वीडियो बनानी शुरू करी होगी, इन्होंने भी किसी को देखा होगा। तो यहाँ पे हर कोई दूसरे को देख के इंस्पायर होकर चीज़ें सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिससे आपने इंस्पायर होकर वीडियो बनानी सीखी या किसी फूड ब्लॉगर को देख के सीखी या किसी बड़े ब्लॉगर को देख के सीखी तो उस पर आप ही का हक हो गया। यहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 साल पुराने व्लॉगर्स हैं, इतने पुराने व्लॉगर्स। तो आप उनके आगे 5-7 साल में काम करके मतलब क्या प्रूव करना चाहते हो कि यूट्यूब पे काम करने का हक सिर्फ आपका है और अगर सामने वाला करेगा तो आप उसको इस तरीके से खुले में ब्लैकमेल कर रहे हो। अब तो ऑडियो आ गई, अब इस ऑडियो में हम क्या झूठ सच बोलें। चलिए 1% हम ये बोल रहे हैं कि बसंती कहानियाँ बना रही थी। कल तक ज़्यादा नहीं पर 2-3 लोगों का ये कमेंट थे कि बसंती कहानी बना रही थी। चलो ठीक है, बसंती की बात का बिलीव नहीं करो, कहानी बना रही थी। पर अब इनकी खुद की ज़ुबानी, इनकी जो खुद की ऑडियो ये सामने आई है, इस ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे हम कि ये भी कहानी बना रही थी? इस ऑडियो को कैसे चैलेंज करेंगे अब आप? वेल, इसके आगे सुनिए। और लास्ट में बोली हैं कि चैनल डिलीट करते हो, बार बार वो तुम्हारा बाप लेकर आया था क्या चैनल? इनका मतलब कि हम जो भी न्यू चैनल बना रहे हैं वो सब इनका है क्योंकि ये यूट्यूब पर लाए हैं। वाओ, ऐसा नहीं होता। जब एक यूट्यूबर, इन्होंने तो शायद कभी मीट एंड ग्रीट करा ही नहीं है क्योंकि शायद ये अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूबर की कैटेगरी में सोचने और समझने लगे हैं। इनकी इस ऑडियो के बाद मुझे ये फीलिंग हुई है, वरना मैं इनको बहुत डाउन टू अर्थ समझती थी कि ये लोग गांव के लोग हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे तो उस इंसान को हर किसी की मेहनत की वैल्यू होती है। लेकिन जो इंसान दूसरे की मेहनत में पानी फेर सकता है उसे मैं क्या मेहनती बोलूँ, क्योंकि जो मेहनत करता है वो कभी दूसरे की मेहनत ख़राब नहीं करता, दूसरे की मेहनत में पानी नहीं फेरता। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मीट एंड ग्रीट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं और उन्हीं की पार्टी के दौरान उनके सब्सक्राइबर नए चैनल खोलते हैं और वो लोग अपने सब्सक्राइबर के चैनल भी प्रमोट करते हैं और उसके बाद इंटरफेयर नहीं करते हैं। अरमान मलिक की फैमिली को जब ऑब्जेक्शन हुआ कि अरमान मलिक 50,000 रुपये दे रहा है और उनको वो कम लग रहे थे, तो अरमान मलिक की फैमिली ने भी अपने इंडिविजुअल चैनल्स खोले, लेकिन अरमान मलिक ने कभी भी उनके चैनल को हाथ तक नहीं लगाया।
हालांकि अरमान मलिक से ही कंट्रोवर्सी वो बाद में कर रहे थे और अभी तक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अरमान ने ना तो किसी के चैनल को कभी हाथ लगाया, ना ही किसी का चैनल किसी से कभी छीना। इनफैक्ट उनके पुराने चैनल भी उनको दिए कि अगर तुम्हें इस पर काम करना है तो कर लो, लेकिन अगर सामने वाले ने चूज़ किया कि उसे अपना खुद का चैनल बनाना है तो उन्होंने कभी किसी की मेहनत को ख़राब नहीं किया, कभी भी किसी की मेहनत को ख़राब नहीं किया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि YouTube पे कब से कोई क्रिएटर अपना हक जमाने लग गया कि YouTube के प्लेटफॉर्म पे मेरा हक है। इसका मतलब जो बाकी के क्रिएटर्स लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, फिर तो उनका दिल आपसे बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता था कि गांव देहात के लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनका तो चूहे जितना दिल भी निकला, चूहा भी मैंने बड़ा बोल दिया, आई थिंक चींटी जितना दिल निकला, कि इनको ये इनसिक्योरिटी हो गई कि अगर हमने किसी को इंट्रोड्यूस करा है या हमारी वीडियो में कोई आ गया है तो उसका मतलब वो ज़िंदगी भर यूट्यूब पे अब नहीं आ सकता है, वो यूट्यूब पे बैन है। जी नहीं, आप यूट्यूब पे किसी को बैन नहीं कर सकते हो। यूट्यूब की अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं, अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो करेगा जिससे करेगा। हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी को बैन करने वाले। लोगों को रोज़गार देने की ये बात करते हैं और रोज़गार के बदले में अपना बिजनेस चला रहे हैं। खुद इनकी एक बहुत पुरानी वीडियो मैंने देखी, 2 साल पुरानी वीडियो, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट करी कि आप इस वीडियो को जाके देखो। तो उस 2 साल पुरानी वीडियो में ये बिज़नेस यूट्यूब को सिर्फ बिज़नेस बता रही हैं, जबकि मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि YouTube एक बिज़नेस है। YouTube आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपना अर्निंग कर सकते हो। YouTube कभी ये नहीं बोलता कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को एज अ बिज़नेस यूज़ कर लो, मतलब कि मेरी ही वीडियोस बेच के, मेरा ही प्लेटफॉर्म बेच के आप सामने वाले को सैलरी पे रखना शुरू कर दो, मतलब काम धंधे पे रखना शुरू कर दो। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस ट्रिक इन्होंने बताई है एंड आई थिंक इनकी इस बिजनेस ट्रिक को सारे क्रिएटर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे तो फ्री में लोगों को शाउट आउट दे देते हैं, फ्री में लोगों का प्रमोशन कर देते हैं। उनकी पार्टी में उनसे कोई मिला या जुला, वो उनकी वीडियो बनाए, व्लॉग बनाए, उन्हें कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता। कितने लोगों की स्टोरी शेयर कर देते हैं, कितने लोगों का पोस्ट शेयर कर देते हैं, कितने लोगों को प्रमोट कर देते हैं। और यहाँ तो इन्होंने बोला है कि मैं तो सैलरी पे बंदों को रखती हूँ, रोज़गार देती हूँ। आप रोज़गार नहीं देते हो, यूट्यूब रोज़गार देता है। आप रोज़गार नहीं देते हो, क्योंकि आपने जिनको रोज़गार के बहाने 2000, 3000 या 5000 रुपये भी दिए हैं, सीरियसली मतलब आप 2, 3, 4, 5000 को जस्टिफाई कर रहे हो। एक इंसान ने टोटल चैनल पे वीडियोस देख लो, साल भर में कितनी वीडियोस हैं, व्यूज़ आप देख लो। एक इंसान किसी वीडियो से लाखों करोड़ों कमा रहा है और उसके बाद आप सामने वाले को 2-5 हज़ार रुपये दे रहे हो, मतलब पूरे साल का आप सामने वाले को 1 लाख रुपए नहीं दे रहे हो, और पूरे साल में इनका रेवेन्यू करोड़ क्रॉस करता है। और ये एक सामने वाले आर्टिस्ट को जो इनके पास काम कर रहा है, इनके हिसाब से उन्होंने रोज़गार दिया है, तो वो आर्टिस्ट हुए। एक आर्टिस्ट को काम करने के, जिस आर्टिस्ट के काम के बाद, एक्ट के बाद आप रेवेन्यू कमा रहे हो, आप उसको सालाना मतलब 1 लाख रुपए सालाना भी नहीं आप उसे दे पा रहे हो। 1 लाख रुपए सालाना नहीं दे पा रहे हो। आप सोचिए कि इस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कल तक लोगों ने वर्बल चीज़ों पर डाउट करा कि बोली बुलाई बातें तो अनीता बहुत झूठ बोलती हैं या बसंती बहुत झूठ बोलती है। मैम, इनकी बोली हुई बातों पे विश्वास मत करो, ये लोग दोनों झूठ बोलते हैं। तो झूठ तो दोनों बोलते हैं। अनीता जी ने भी बहुत झूठ बोला है। जिन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए झूठ बोल दिया, अपने खुद के खून के रिश्ते के लिए झूठ बोल दिया, वो औरों के लिए झूठ बोलना उनके लिए नॉर्मल है। जिन्होंने अभी तक भी खुल के ये नहीं बोला है कि हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बहू, तो आप खुद सोचिए ना। इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे दिया था अपनी बहू के और बेटे के रिलेशनशिप को, जबकि सब्सक्राइबर इनको पिछले 2-3 महीने से बोल रहे थे कि शादी हो गई है, शादी हो गई है। बहू ने जब फोटो पोस्ट करी तो इन्होंने बोला लिव इन में रह रहे हैं। तो वहाँ से इनका जो झूठ बोलने की चीज़ें हैं ना, वो सामने आती हैं। ऐसा नहीं कि बसंती की नहीं आती, वो भी बहुत चीज़ों में झूठ बोलती हैं जो ऑडियंस कैच कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात झूठ और सच की नहीं है, यहाँ पे बात है कि अब जो सबूत सामने आए हैं, ये जो ऑडियो आज रिलीज़ कर दी गई है, इस ऑडियो के माध्यम से तो साफ पता चल रहा है कि बसंती के चैनल को ख़त्म करने में साफ अनीता जी का हाथ था। और अनीता जी कभी नहीं चाहती थी कि बसंती का चैनल ग्रो हो। वो किसी ऑफ़र की बात कर रही हैं। ऐसा कौन सा ऑफ़र आप बसंती को दे रहे थे कि जिस ऑफ़र को लेने से बसंती ने इनकार कर दिया? क्या ऑफ़र आप उसको दे रहे थे? वो ऑफ़र भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को उस ऑफ़र के बारे में पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको 2-3 साल से फॉलो करते हैं कि कौन सा ऑफ़र बसंती जी को दे रही थी और कौन सी टीम और कौन से मैनेजर की ये बात कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम तो इनके खुद के बच्चे हैं, उन बच्चों को कभी जॉब नहीं करने दी, क्योंकि इनके हिसाब से यूट्यूब में अच्छी खासी कमाई जब हो रही है भैया, बच्चों को वाकई में जॉब करने की क्या ज़रूरत है।
अगर 1 करोड़ की FD भी कर ली होगी तो उसका इंटरेस्ट आप सोचिए महीने का कितना आ रहा होगा। किस बच्चे को जॉब करने की ज़रूरत है? बच्चों के ही पैसे हैं, माँ बाप का पैसा मतलब बच्चों का पैसा। तो एक तरीके से देखिए इनका फैमिली तो सेटल है, इनकी फैमिली में बच्चों को जॉब करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट ये लोग अपने लिए कर चुके हैं कि इनके भविष्य आगे सुधर जाएंगे। लेकिन अपने आप को इतना ऊपर पहुंचा दिया और अपने भाई के बच्चों को इतना नीचे पहुंचा दिया। चलो अब तो सुकून से उन्हें 2 रोटी खाने दो, अब उनके कंटेंट से क्या प्रॉब्लम है? आपने पास्ट में जो करा वो चीज़ें कर दी, लेकिन अब उनके कंटेंट से किस बात की शिकायत है? वो अपनी वीडियो में कोई भी कंटेंट बनाए, क्या वो आपकी वीडियो में इंटरफेयर करके आपको कभी मना करती है कि आपने ये कंटेंट क्यों बनाया, आपने वो क्यों बना दिया, आपने ऐसा क्यों करा? तो आप भी उनको उनकी फ्रीली व्लॉगिंग क्यों नहीं करने देते? हर जगह पर डोमिनेटिंग बिहेव सही नहीं लगता है। हर जगह पे आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि तेरा सिर्फ इतना एरिया है, तू वीडियो में सिर्फ अपने को दिखा, अपने बच्चों को दिखा, तू दादाजी को नहीं दिखाएगी। मतलब ये लड़ाई झगड़ा यहीं से एक्चुअली शुरू हुआ था ना, कि दिल्ली से ये लोग आए और दिल्ली से आने के बाद इन्होंने बाबूजी से शिकायत करी कि ये आपकी वीडियो में आपको ऐसे दिखाती है, आपको वैसे दिखाती है, आपको ये करती है, आपको वो करती है, और इसकी वजह से हमें गालियाँ पड़ती हैं। और बाबूजी ने भी बहुत सटीक आंसर दिया कि अगर तुमको गाली पड़ती है तो तुम भी मुझे ले जा लो, तुम भी मुझे दिखा लो, तुम कवर अप कर लो, जो कि इन्होंने किया भी। ये बाबूजी को लेके भी गए, ऑडियंस खुश भी हुई, उस दिन इनको पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। तो अगर आप अपनी व्लॉगिंग में किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हो तो दूसरे की व्लॉगिंग में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको भी उनके तरीके से काम करने देना चाहिए। उसके अलावा कल का वीडियो पे मैं बात करूँगी, इनके बहुत पुराने वीडियो चल रहे हैं। अब आज पंचायत वाला इनका व्लॉग आया, सोचो कि आज से 6-7 दिन पहले बसंती ने पंचायत के लिए बोला था और 6-7 दिन बाद इनका पंचायत वाले टॉपिक पे जवाब आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गैप, 6-7 दिन के गैप। एनीवेज, तो उसके बाद इन्होंने ये बोला, कल तो दादाजी के ऊपर बरस रही थी कि जब घर के बड़े ऐसे होते हैं तो घर के छोटों तो ऐसे होंगे ही होंगे। तो यार दादाजी कुछ दिन के मेहमान होंगे, कुछ दिन के, क्यों उनका बुढ़ापा इतना ख़राब कर रहे हो? क्यों उनको बुढ़ापे में इतना कोस रहे हो? क्यों उनको बुढ़ापे में इतनी बद्दुआ दे रहे हो? आज जिस ज़मीन पे बुनियाद डाल के खड़े हो, घर बनाया है ना, वो उन्हीं की देन है। आज जिस पति की तारीफ़ करते करते आप थकते नहीं हो ना, वो उन्हीं की पैदा करी हुई संतान है, इसीलिए आपकी उनके बेटे से शादी हुई है। एटलीस्ट इस चीज़ को तो ध्यान रख लो। वो चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन उन्होंने आपको अपना बेटा सौंपा है और आज उस बेटे के बदौलत आप सबका परिवार अच्छा हंसता बसता है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही अपनी किचन की वीडियो से करी थी और वहाँ से आप लोगों की फैमिली को एक नई पहचान मिली। क्योंकि मैंने पहले लाला जी को ही देखना शुरू किया था, आज से जब लॉकडाउन के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो जिस इंसान ने आपको अपना बेटा सौंप दिया, आज आप उन्हीं की बुराइयां कर रहे हो। चलिए, दादाजी ने तो अपनी लाइफ में बड़े होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, इनके हिसाब से उन्होंने ढंग से कुछ नहीं किया और उसकी वजह से ये लोग डिस्टर्ब हैं। तो अब आप घर के बड़े हैं, दादाजी के बाद घर के बड़े आप होते हैं। आप बताइए कि आपने क्या मैनेजमेंट किया अपने परिवार के लिए, आपने क्या सुधारा अपने परिवार को। दादाजी ने तो अगर 50% घर को तोड़ दिया तो आपने तो 100% घर को तोड़ दिया, कोई सहयोग नहीं दिखाया। अगर दादाजी को बड़े होने के बजाय ब्लेम किया जाता है कि वो बड़े हुए लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा, घर बर्बाद कर दिया, तो आप भी बड़े थे, आप उस घर को आबाद कर देते। 2, 5, 10 हज़ार रुपये के लिए आपने अपनी देवरानी का काम छीन लिया, उसके बाद उनके चैनल बर्बाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब खुद का चैनल शुरू करा तो उस पर भी आपने स्ट्राइक मारनी शुरू कर दी। तो आपने घर को कहाँ आबाद करने वाली बात करी? अगर उन्होंने आपका काम करने से मना कर दिया था तो उनको उनका काम करने देते ना। उनकी ग्रोथ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, उनके पैसे से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने कौन सा बड़प्पन दिखा दिया? तो देखा जाए तो दादाजी को कोसने की उम्र उनकी नहीं है, कुछ 2-4 साल उनके पास बचे होंगे, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। और उस समय पे आप इतने बुज़ुर्ग बूढ़े बाप को कोस रहे हो, टाइम पे उनको ऊपर हावी हो जाते हो, उनको बोलते हो। इस समय तो उनका सेवा का टाइम था कि आप लोगों को पूरे गिले शिकवे भुला के उनको सेवा करनी थी, उनको सेवा पानी करना था। लेकिन नहीं, इस वक्त पे भी, एंड टाइम पे भी उनको इतना परेशान करा जा रहा है। कभी उन्हें कर्ज के लिए सुनाया जा रहा है, कभी उनको परेशान किया जा रहा है, कभी उनके ऊपर सब हावी हो जाते हैं। मतलब क्या करके मानोगे उनका, क्या करके मानोगे?
हाँ, वैसे करके क्या मानेंगे, दादी के जाने पे 1 रुपए की मदद नहीं करी, बहनों ने पैसे की मदद करी तो बहनों की वीडियो बना दी। शायद ये नहीं सोचा कि इसका उल्टा असर हम पे ही पड़ जाएगा, कि शर्म है ऐसे बेटे बहू के लिए कि माँ गुजर गई और बेटे बहू को पैसे नहीं थे देने के लिए, बाप को कर्ज लेना पड़ा बहनों से अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करने के लिए, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए एक बाप को अपनी बेटी से पैसे लेने पड़े, जहाँ पे इनके खुद के बेटे बहू लखपति थे, इतने लखपति थे, जाने माने यूट्यूबर थे। वहाँ पे उस बेटे बहू ने अपनी सास का, बेटे ने अपनी सगी माँ का देह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं दिए और बाप बेचारे को उसके लिए कर्ज लेना पड़ा। और वो कर्ज का पैसा भी बाप ने अपनी एफडी, अरे कम से कम एफडी पे तो तरस खाते कि यार बाप के पास और है क्या, जो उन्होंने इतने टाइम की अपनी जमा पूंजी रखी है, ये बोल सकते थे कि पापा आप रख लो, आपकी दवा में, आपके खाने पीने में काम आएगा। पंचायत ने माँ बाप का बंटवारा कर दिया, समझ में आता है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी का बंटवारा किसी बच्चे के दिल से कोई नहीं कर सकता। पंचायत ने सिर्फ उनको उनके साथ रहने के लिए बोल दिया, लेकिन इससे आपका और आपके पिता का रिश्ता नहीं टूटता, आपके फ़र्ज़ नहीं ख़त्म होते हैं, आपके फ़र्ज़ तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपको बड़ा आपके पिता ने ही किया था। इसका फ़र्ज़ तो आपको मरते दम तक निभाना ही है, उनकी आखिरी सांस तक आपको निभाना चाहिए था इस चीज़ का फ़र्ज़। आपने पिता की एफडी के आए हुए पैसे भी जाने दिए, वहाँ पे भी नहीं बोला कि मैं बहन के पैसे पूरे कर देता हूँ, बहन ने अगर पैसे लिए हैं तो मैं पैसे पूरे कर देता हूँ। बहनों की स्थिति वैसे तो इनके हिसाब से वो सरपंच हैं, स्थिति ख़राब नहीं है, लेकिन अगर स्थिति ख़राब है तो ये भाई ये भी तो बोल सकता था कि बहन मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन नहीं दिए गए। बाबू की बेचारे की जमा पूंजी जो उनकी फिक्स डिपॉजिट थी वो तक उनसे छीन ली। कल को अगर आपातकालीन सिचुएशन में उनको किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत भी पड़ती है तो जिस तरीके से दादी के लिए दादा ने कर्ज मांग लिया, कल को दादा को कुछ होता है तो दादा के लिए कर्ज कौन मांगेगा? बसंती किससे कर्ज मांगेगी? इनसे। बड़ी ऑकवर्ड मुझे ये चीज़ें लगी। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो में कवर नहीं करी हैं, जो कि मैं अपनी दूसरी वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक वीडियो इतना लंबा बन जाए और आप लोग बोर हो जाओ। मैं हर पॉइंट पे क्लियरली बात करना चाहती हूँ, जो सोशल मीडिया पे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ऑडियंस मेरे से ये एक्सपेक्ट करती है। तो जो पॉइंट्स आएंगे, जैसा वीडियो आएगा, उस वीडियो के आधार पर मैं अपना रिएक्शन दूँगी और आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोग अपनी ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। मेरे को किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं हर किसी के सपोर्टर, हर किसी के हेटर के कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ती भी हूँ, उस चीज़ पे विचार भी करती हूँ और समझने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है। आप कानों सुने बातों को झूठा नहीं साबित कर सकते। आंखों से देखी हुई चीज़ें, मेल आईडी, आज की डेट में ईमेल एक सबसे वैलिड और लीगल प्रूव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर कोई जब कोई बात करता है तो बोलता है कि मुझे मेल करना, क्योंकि आप मेल को कोर्ट में भी डिनाई नहीं कर सकते। मेल अपने आप में एक बहुत लीगल एविडेंस होता है, इसीलिए अपनी मेल को लोग सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। तो देखी हुई मेल को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, या मैं अंधों की तरह ये नहीं बोल सकती कि ये मेल झूठी है, जबकि कोई भी इंसान पढ़ के बता देगा कि मेल सच है। और अब ये ऑडियो सामने आई है, इस ऑडियो को भी हम झूठ नहीं बोल सकते, ये ऑडियो भी सच है। तो जब आपके सामने पूरे सबूत रखे हैं तो उसके बाद फेवरेटिज्म मैं कैसे करूं? मैं नहीं कर सकती फेवरेटिज्म। मुझे जहाँ पे जो बंदा गलत लगता है, वो चाहे बसंती हो, चाहे वो अनीता जी हो, मैं डंके की चोट पे गलत को गलत और सही को सही बोलती हूँ। तो अभी जो 2 एविडेंस सामने आए हैं, उन एविडेंस के आधार पे कौन गलत है कौन सही, ये मैक्सिमम ऑडियंस जानती होंगी। फिर भी अगर आपका प्यार किसी को सपोर्ट करने की गवाही दे रहा है तो आप करिए, लेकिन मैं रिएक्शन देती हूँ तो मुझे न्यूट्रल ही बात करनी होती है। मैं यहाँ पे किसी की सपोर्टर भी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का फ़ैन पेज रन कर रही हूँ। मैं रिएक्शन दे रही हूँ और रिएक्शन हमेशा सच के बलबूते पे होना चाहिए, जो सच आपको दिख रहा है उसके बेस पे होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं ये वीडियो में एंड करती हूँ। राधे राधे।